In this lecture, we will discuss about the origin of spectral lines. Before this, we have discussed about the Bohr's postulates as well as radius of Bohr's stationary orbit. तो रेडियस के लिए हमने फॉर्मूला फाइंड आउट किया था आर एन इज इक्वल टू फॉर nth ऑर्बिट आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपॉन 4 पाई स्क्वेयर एम के जेड ई स्क्वेयर. दिस वॉज द रिलेशन फॉर बोहर्स nth ऑर्बिट. फॉर हाइड्रोजन हाइड्रोजन की बात करें तो फॉर हाइड्रोजन z is equal to 1. Then Rn can be written as n square h square upon 4 pi square m k e square. ये रिलेशन आ जाएगा nth ऑर्बिट के लिए रेडियस के लिए. यही था हमारे पास. नाउ द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट कैन बी रिटन एज, उसके लिए हमने रिलेशन फाइंड आउट किया था E इज इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वेयर अपॉन 2r. दिस विल बी द रिलेशन फॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट. अगर मैं r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ देन E इज इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वेयर अपॉन 2 इंटू एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ से तो ये बन जाएगा 4 पाई स्क्वेयर एम के जेड ई स्क्वेयर के जेड ई स्क्वेयर. तो दिस रिलेशन कैन बी रिटन एज ई इज इक्वल टू माइनस 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो ये बन गया 2 पाई स्क्वेयर एम के स्क्वेयर जेड स्क्वेयर e raised to power 4 upon n square h square. This is the relation for energy of electrons in Bohr's nth orbit. अब फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो n की वैल्यू 1, सेकेंड ऑर्बिट की बात करें तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी. ठीक है, 2 पाई स्क्वेयर एम के स्क्वेयर जेड स्क्वेयर ई रेज टू पावर 4 अपॉन एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर. ठीक है, अब अगर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाए, पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाए, पाई की वैल्यू है 3.142, एम की वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 31 kg, के की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. एंड जेड की वैल्यू डिफरेंट रहेगी डिफरेंट एटम्स के लिए. ई की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम्स. और एन की वैल्यू फर्स्ट ऑर्बिट में है इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में है, थर्ड ऑर्बिट में है. उसके अकॉर्डिंग अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है तो इसका मतलब एन की वैल्यू 1, सेकंड ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू 2 एंड सो ऑन. एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड. ठीक है, अगर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाए तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी ई कैन बी रिटन एज माइनस 13.6 जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दिस एनर्जी विल बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्लियर. नाउ फॉर हाइड्रोजन एटम, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो फॉर हाइड्रोजन z इज इक्वल टू 1, z की वैल्यू 1 हो जाएगी तो E की वैल्यू आ जाएगी माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दिस विल बी द वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट. फर्स्ट ऑर्बिट में n की वैल्यू 1, सेकंड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 2 एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये एनर्जी हमने कैलकुलेट की थी. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट स्पेक्ट्रल लाइंस, ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन. ठीक है, ओरिजिन ऑफ spectral lines. Now at room temperature most of the hydrogen atoms are in ground state. When hydrogen atom receive energy by
any process that is maybe such as electron collisions or heat, the atoms acquire sufficient energy, and due to that energy what happen, the electron jumps from lower energy state to higher energy state, and that higher energy state is called excited state. जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, रूम टेम्परेचर के ऊपर मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम आर इन देयर ग्राउंड स्टेट, ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट्स में है। अब इसका मतलब ये डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं, इसके लिए n की वैल्यू 1, इसके लिए n की वैल्यू 2, इसके लिए n की वैल्यू 3 एंड सो ऑन। अब जैसे ही हाइड्रोजन एटम कुछ एनर्जी गेन करेगा, एक्वायर करेगा बाय हीटिंग इट और बाय इलेक्ट्रॉन कोलिजन, व्हाट हैपन, दिस इलेक्ट्रॉन जंप टू हायर एनर्जी स्टेट, ये हायर एनर्जी स्टेट में जंप कर जाएगा। दिस स्टेट इज कॉल्ड इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है। अब यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा तो उस केस में ये नीचे वाले ऑर्बिट में जंप कर जाएगा, देन इट विल रिलीज एनर्जी equal to the difference of these two energy levels, then energy released will be delta E is equal to h nu। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अगर इस एनर्जी लेवल से इस एनर्जी लेवल पे जंप कर रहा है तो ये इसके लिए इनिशियल एनर्जी लेवल हो गया और ये इसके लिए फाइनल एनर्जी लेवल हो गया। एच न्यू मस्ट बी इक्वल टू ई आई माइनस ई एफ, दिस इज इनिशियल एनर्जी लेवल, और इसकी एनर्जी जो थी वो ई एफ थी। तो जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, देन व्हाट हैपन, इट रिलीजेस एनर्जी, and energy released will be delta E is equal to h nu, that must be equal to EI minus EF. Now energy in initial energy state can be written as EI is equal to minus, इससे पहले हम ये रिलेशन कैलकुलेट कर चुके थे, माइनस 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e रेज टू पावर 4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। तो इसमें इनिशियल लेवल के लिए एन आई हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल लेवल कोई भी हो सकता है। जैसे मान लो ये अगर इसके लिए इनिशियल लेवल है तो एन आई की वैल्यू 1, और ये अगर फाइनल लेवल है तो एन आई की वैल्यू 2, और अगर ये इनिशियल लेवल है तो एन आई की वैल्यू 2, और ये फाइनल लेवल है तो इसका मतलब एन आई की वैल्यू 1। देन दिस कैन बी रिटन एज ई आई इज इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर e raised to power 4 divided by n I square for initial level h square. Similarly, EF is equal to minus 2 pi square m k square z square e raised to power 4 upon n f square h square. Now delta E is equal to EI minus EF, which is equal to minus 2 pi square m k square z square e raised to power 4 upon n I square h square, minus into minus will become plus 2 pi square m k square z square e raised to power 4 divided by n f square h square. Now we can take the common minus plus 2 pi square m k square z square e raised to power 4 upon h square। अगर ये कॉमन निकाल लिया जाए तो अंदर बच जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव ही हमने कॉमन निकाला है, 1 बाई एन एफ स्क्वेयर माइनस 1 बाई एन आई स्क्वेयर। बट डेल्टा ई कैन बी रिटन एज एच न्यू। अगर हम डेल्टा ई की वैल्यू जो है वो एच न्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, देन एच न्यू इज इक्वल टू दिस मच, और न्यू कैन बी रिटन एज डिवाइडेड बाई एच, इधर चला जाएगा तो ये एच क्यूब हो जाएगा, ठीक है। बट न्यू कैन बी रिटन एज सी अपॉन लैम्डा, या फिर c अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू
2 pi square m k square z square e raised to power 4 upon h cube 1 by nf square minus 1 by ni square और 1 by lambda is equal to 2 pi square m k square z square e raised to power 4 upon c h cube. c इधर आ जाएगा 1 by nf square minus 1 by ni square. 1 by lambda is also called wave number or this can be represented by nu bar. 1 by lambda is also called wave number or nu bar. Clear? Nu bar is the wave number of radiation emitted. Nu bar is equal to 1 by lambda, which is called wave number of radiations emitted. जो रेडिएशन इमिट होगी जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करेगा. और दिस रिलेशन कैन बी रिटन एज न्यू बार इज इक्वल टू आर जेड स्क्वेयर 1 बाई एन एफ स्क्वेयर माइनस 1 बाई एन आई स्क्वेयर. व्हाट इज आर? आर इज इक्वल टू, आर क्या चीज़ है? 2 पाई स्क्वेयर m k square e raised to power 4 upon c h cube. This is called Rydberg constant. Rydberg constant. And its value is, अगर हम इसकी वैल्यू सब्सिट्यूट करते हैं, पाई की वैल्यू, m की वैल्यू, k e c और h की वैल्यू अगर सब्सिट्यूट करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास r इज इक्वल टू 1.097 into 10 raised to power 7 per meter. This is the value of Rydberg constant. R is equal to 1.097 into 10 raised to power 7 per meter. This is the value of Rydberg constant. Then जो वेव नंबर है, वेव नंबर कैन बी रिटन एज nu bar is equal to r z square 1 by n f square minus 1 by ni square. For hydrogen atom, z is equal to 1. अगर z की वैल्यू 1 है then wave number can be written as r into 1 by nf square minus 1 by ni square. This is very important formula. तो वेव नंबर के लिए रिलेशन आ गया न्यू बार इज इक्वल टू r इंटू 1 बाई एन एफ स्क्वेयर माइनस 1 बाई एन आई स्क्वेयर. क्लियर? दिस रिलेशन इज कॉल्ड Rydberg formula for spectrum of hydrogen एटम. सपोज इसको मैं स्टार से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. द रिलेशन इक्वेशन स्टार इज कॉल्ड Rydberg formula for the spectrum of hydrogen atom. Now Bohr's explanation of spectral series of hydrogen atom. Bohr's explanation of a spectral series of hydrogen atom. Bohr offered the theoretical explanation of a spectral series and various scientists had
observed experimentally the spectral series of a hydrogen atom. Clear? Now first of all, Lyman series. Very first is Lyman series. अब क्योंकि जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल्स में जंप करता है तो उस केस में व्हाट हैपन, इट एमिट द एनर्जी। इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी एमिट करता है। जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट आ गया, ये तीसरा ऑर्बिट आ गया, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह से अप टू इन्फिनिटी। These are the orbits. Now, Lyman series obtained when electron jumps from higher energy level to first energy level. इसके लिए पहले एनर्जी लेवल के लिए n की वैल्यू 1, दूसरे के लिए n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, 4 and so on. When electron jumps from higher energy levels, इसका मतलब चाहे पहले से चाहे n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 के ऊपर जंप करे, चाहे तीसरे से पहले के ऊपर जंप करे, चौथे से पहले के ऊपर जंप करे या पांचवें से पहले के ऊपर जंप करे, यानी कि हायर एनर्जी लेवल से जब फर्स्ट एनर्जी लेवल के ऊपर जंप करता है तो उस केस में जो ये रेडिएशंस एमिट करता है, पार्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशंस एमिट करता है, एक पार्टिकुलर सीरीज में जो है सीरीज ऑफ वेवलेंथ की इमिशन होती है, दैट इज कॉल्ड लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज ऑब्टेन्ड, दिस सीरीज ऑब्टेन्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम higher energy level to first energy level. That is एन एफ इज इक्वल टू 1, यानी कि फाइनल एनर्जी लेवल जो है हमारे पास उसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और इनिशियल एनर्जी लेवल अगर दूसरे से जंप करता है तो एन आई की वैल्यू 2, तीसरे से पहले पे जंप करता है तो एन आई की वैल्यू 3, चौथे से पहले पे जंप करता है तो इनिशियल एनर्जी लेवल 4th हो गया, यानी कि एन आई इज इक्वल टू, वी कैन राइट इट एज के, यानी कि विच इज इक्वल टू के की वैल्यू हो जाएगी 2, 3, 4, 5 सो ऑन। तो एन एफ की वैल्यू 1 हो जाएगी और एन आई की वैल्यू 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। देन द वैल्यू ऑफ वेव नंबर की वैल्यू आ जाएगी न्यू बार इज इक्वल टू आर इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/k स्क्वायर, यानी k की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 2, 3, 4, 5 सो ऑन। क्लियर? दिस इज लाइमन सीरीज। द वैल्यू ऑफ वेव नंबर लाइज इन अल्ट्रावायलेट रीजन। The value of wave number यानी न्यू बार लाइज इन UV रीजन। UV रीजन में जो है इसमें लाई करती है। ठीक है, तो यानी कि जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में जंप करता है तो उस केस में ये एनर्जी रिलीज करेगा, और इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी वो UV रीजन में लाई करेगी। उनकी जो वेवलेंथ है, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो UV रीजन में लाई करेगी। क्लियर? नेक्स्ट इज बामर सीरीज। सेकेंड वन इज बामर सीरीज। बामर सीरीज obtained, this series obtained when electron jumps from higher energy level to second energy level.
जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से सेकंड एनर्जी लेवल के ऊपर जंप करता है तो उस केस में बामर सीरीज ऑब्टेन होगी। यानी एन एफ इज इक्वल टू 2 एंड एन आई इज इक्वल टू 3, 4, 5 एंड सो ऑन। लेट represent this by k, then new bar can be written as r into 1 by 2 square minus 1 by k square. The value of new bar in this series lies in visible region. इसमें जो रेडिएशंस एमिट होंगी, इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी लेवल से जंप करेगा लोअर एनर्जी लेवल में, तो जो रेडिएशन एमिट करेगा वो किसमें, विजिबल रीजन में एमिट करेगा। ठीक है। नेक्स्ट वन इज पाश्चन सीरीज। थर्ड वन इज पाश्चन सीरीज। This series obtained when electron jumps from higher energy level to third energy level। यानी कि ये कब होगी, इसमें एन एफ की वैल्यू जो है दैट विल बी 3 एंड एन आई इज इक्वल टू 4, 5, 6 एंड सो ऑन। क्लियर। द वैल्यू ऑफ वेव नंबर विल बिकम न्यू बार इज इक्वल टू आर इंटू 1/3 स्क्वायर माइनस 1/k स्क्वायर। Let this be represented by k, 1 by k square. Clear? And this, the value of nu bar lies in infrared region, IR region। इसमें जो इसकी वैल्यू है, न्यू बार की जो वैल्यू है वो लाई करेगी IR रीजन में। ठीक है। नेक्स्ट सीरीज इज ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज obtained when electron jumps from higher energy level to किसी भी हायर एनर्जी लेवल से n is equal to 4, यानी कि फोर्थ एनर्जी लेवल। when electron jumps from higher energy level to fourth energy level, means NF is equal to 4 and NI is equal to 5, 6, 7 and so on। अगर हम इसको k से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी, वेव नंबर की वैल्यू आ जाएगी, न्यू बार कैन बी रिटन एज न्यू बार इज इक्वल टू r इंटू 1/4 स्क्वायर माइनस 1/k स्क्वायर। k की वैल्यू हो जाएगी 5, 6, 7 एंड सो ऑन। क्लियर। नेक्स्ट सीरीज इज p फंड सीरीज। दिस सीरीज द वैल्यू ऑफ न्यू बार लाइज इन हाई इंफ्रारेड रीजन। जो न्यू बार की वैल्यू है दैट लाइज इन हाई इंफ्रारेड रीजन। क्लियर। नेक्स्ट सीरीज इज पी फंड सीरीज। दिस सीरीज obtained when electron jumps from higher energy level to fifth energy level। means NF is equal to 5 and NI is equal to 6, 7, 8 so on। तो वैल्यू ऑफ वेव नंबर कैन बी रिटन एज R इंटू 1/5 स्क्वायर माइनस 1/k स्क्वायर। अगर हम इसको k बोल देते हैं, द वैल्यू ऑफ
न्यू बोर लाइज इन वेरी हाई इंफ्रारेड रीजन. The value of nu bar of this series also lies in infrared region, high infrared region. These are the spectral series observed by Bohr bracket and Pfund series. Other two series observed by Bohr. These are bracket series and Pfund series, which also lies in infrared region. Now, what are the wavelength limits of these spectral series? ये जितनी भी हमने स्पेक्ट्रल सीरीज हमने डिस्कस करी, इसमें वेवलेंथ की जो लिमिट है वो क्या रहेगी, यानी कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होगी और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होगी. अब क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया फॉर लाइमन सीरीज कब आती है, इसका मतलब ये हो गया कि जैसे सपोज ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है. इसका मतलब ये हुआ इस तरह से चलता जाएगा अप टू इन्फिनिटी. ये इनफाइनाइट लेवल है, कोई भी अप टू इन्फिनिटी चल रहा है. ठीक है. अब क्योंकि एक तो n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. अब एक तो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है पहले एनर्जी लेवल से पहले के ऊपर, सेकंड एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल के ऊपर इन केस ऑफ लाइमन सीरीज, क्योंकि डेल्टा E इज इक्वल टू एच न्यू और न्यू की वैल्यू है c अपॉन लैम्डा, hc/λ. अब जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ चलते जा रहे हैं तो जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की E इज इक्वल टू, इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम इट विल बी -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये एनर्जी थी हमारे पास किसी भी एनर्जी लेवल में. यानी कि अगर मैं फर्स्ट एनर्जी लेवल की बात करूं तो E1 इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इस तरह से 2 के लिए डिवाइडेड बाई 4 E2 की वैल्यू हो जाएगी -13.6 अपॉन, यानी कि सेकंड एनर्जी लेवल में जो इसकी एनर्जी होगी दैट विल बी -13.6 अपॉन 4. दिस विल बिकम -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यानी -13.6 के कंपैरिजन में -3.4 जो है वो बड़ा है क्योंकि नेगेटिव साइन है. ठीक है. अगर हम इनफाइनाइट लेवल की बात करते हैं देन E इन्फिनिटी इज इक्वल टू, n की वैल्यू इन्फिनिटी का मतलब हो जाएगा 1/0, 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो 0. तो इनफाइनाइट एनर्जी लेवल की जो एनर्जी है दैट विल बी 0. तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ चलते जाते हैं, हायर एनर्जी लेवल की तरफ चलते जाते हैं, एनर्जी इंक्रीज करती जाती है और इनफाइनाइट एनर्जी लेवल की जो एनर्जी है दैट विल बिकम 0. इट मीन्स जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा सेकंड एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में तो एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वो बहुत कम होगा. क्लियरली किसके कंपैरिजन में, जब इनफाइनाइट एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल के ऊपर जंप करेगा तो उस केस में एनर्जी का डिफरेंस जो है वो ज़्यादा होगा इन दोनों लेवल के बीच में. यहाँ पर एनर्जी इसके और इसके डिफरेंस की बात करें तो इनफाइनाइट की 0 है और इसका यानी कि EI 0 है और EF जो है वो -13.6 है. तो EI डेल्टा E बन जाएगा EI माइनस EF विच इज इक्वल टू, EI की वैल्यू थी -13.6 और EI की वैल्यू थी 0 माइनस -13.6 प्लस 13.6 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो डेल्टा E की वैल्यू आई हमारे पास 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और जब इलेक्ट्रॉन सेकंड एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में जंप करेगा तो उस केस में डेल्टा E की वैल्यू आएगी. अब सेकंड एनर्जी लेवल का जो एनर्जी थी वो थी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस, और पहले एनर्जी लेवल की एनर्जी थी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा. ठीक है. इसमें से अगर हम ये लेस करते हैं
तो ये आ जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये डिफरेंस, इतनी एनर्जी यानी कि एच न्यू की वैल्यू इस केस में आएगी दिस मच। और इस केस में जब इनफाइनाइट लेवल से जंप करेगा तो एच न्यू की वैल्यू आई हमारे पास 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? यानी कि एनर्जी का जो डिफरेंस है वो कम हो गया। सिमिलरली इसका मतलब ये हो गया कि डेल्टा ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। इट मीन्स लैम्डा के साथ जो है वो इसका इन्वर्स रिलेशन है। तो अगर लैम्डा की डेल्टा ई की वैल्यू मैक्सिमम जहाँ पर होगी तो लैम्डा की वैल्यू वहाँ पर मिनिमम आएगी। दैट विल बी द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। और डेल्टा ई की वैल्यू अगर मिनिमम होगी तो उस केस में हमारे पास लैम्डा की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। अब हमें लैम्डा की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसका मतलब जब सेकंड एनर्जी लेवल से जंप करेगा तो उस केस में हमारे पास डेल्टा ई की वैल्यू कम होगी, और जब इनफाइनाइट लेवल से यहाँ पर जंप करेगा तो डेल्टा ई की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो जब इनफाइनाइट लेवल से फर्स्ट लेवल पे जंप करेगा देन द वेवलेंथ विल बी मिनिमम, और जब सेकंड से लाइमन सीरीज की बात कर रहा हूँ मैं केवल और केवल, तो लाइमन सीरीज में जब सेकंड एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल के ऊपर जंप करेगा तो उस केस में एनर्जी की वैल्यू मिनिमम होगी। एनर्जी की वैल्यू मिनिमम है तो लैम्डा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। अब ये कैलकुलेट कैसे करनी है? अब मैं अगर बात करूं, लैम्डा होगा, डेल्टा ई था मेरे पास एच सी बाई लैम्डा, देन लैम्डा इज इक्वल टू एच सी अपॉन डेल्टा ई। डेल्टा ई की वैल्यू, इसका मतलब जब डेल्टा ई की वैल्यू मिनिमम है तो लैम्डा की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। तो लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू एच सी अपॉन मिनिमम कब आई थी? जब फर्स्ट एनर्जी लेवल से सेकंड एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल के ऊपर जंप किया, दैट विल बी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब H की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ, C की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ और इसको मैं जूल में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी लैम्डा मैक्स की वैल्यू लाइमन सीरीज के लिए आ जाएगी 1.16 एंगस्ट्रॉम। दिस इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। लैम्डा मैक्स का मतलब हो गया लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। सिमिलरली लैम्डा मिनिमम की वैल्यू निकालनी है तो इसका मतलब ये हो गया लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू एच सी अपॉन, जब एनर्जी मैक्सिमम होगी तो मैक्सिमम एनर्जी कब आएगी? जब इनफाइनाइट लेवल से पहले के ऊपर जंप करेगा, तो वो वैल्यू आई थी मेरे पास 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एच और सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास लैम्डा मिनिमम की वैल्यू। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगी फॉर लाइमन सीरीज इट विल बी 912 एंगस्ट्रॉम। 912 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? तो फॉर लाइमन सीरीज लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू longest wavelength is 1216 angstrom and lambda minimum is equal to how much? Lambda minimum is equal to 912 angstrom. This is the range of wavelength in case of Lyman series. Similarly for Balmer series, अगर हम बामर सीरीज की बात करते हैं तो फॉर बामर सीरीज लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू, जो मैक्सिमम वेवलेंथ है इसकी 6563 एंगस्ट्रॉम एंड लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू 3646 एंगस्ट्रॉम। इसमें क्योंकि बामर सीरीज कब आती है? जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से सेकंड के ऊपर जंप करता है। तो इसका मतलब जब n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 2 के ऊपर जंप करेगा तो उस केस में इन दोनों का जो एनर्जी का डिफरेंस होगा
ठीक है, वो कैलकुलेट करके हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। ठीक है, n इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब यहाँ मिनिमम होगी एनर्जी, क्योंकि इनफाइनाइट में जब जंप करेगा, इनफाइनाइट से जब n इज इक्वल टू 2 के ऊपर जंप करेगा तो उस केस में डेल्टा E की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और जब n इज इक्वल टू 3 के ऊपर से n इज इक्वल टू 2 के ऊपर जंप करेगा तो डेल्टा E की वैल्यू मिनिमम होगी। डेल्टा E की वैल्यू मिनिमम है तो वेवलेंथ मैक्सिमम होगी। तो डेल E कैलकुलेट करके हम इसमें से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आ जाएगी हमारे पास 6563 एंगस्ट्रॉम, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आ जाएगी, शॉर्टेस्ट विल बी 3646 एंगस्ट्रॉम। सिमिलरली इन केस ऑफ पास्चन सीरीज, for Paschen series, lambda max is equal to hc अपॉन डेल्टा E, hc अपॉन डेल E। तो इस केस में पास्चन कब आती है? जब हायर एनर्जी लेवल से थर्ड एनर्जी लेवल के ऊपर जंप करता है। तो यानी कि n इज इक्वल टू 4 से जंप करेगा n इज इक्वल टू 3 के ऊपर, तो उस केस में आएगी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, और जब इन्फिनिटी से n इज इक्वल टू थर्ड के ऊपर जंप करेगा तो उस केस में आएगी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की जो इसमें वैल्यू आएगी, द वैल्यू ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन केस ऑफ पास्चन सीरीज 18,751 angstrom. By substituting this value you can calculate this value. Similarly the minimum value of wavelength in case of Paschen series, it will be 8,220 angstrom. These are the longest and shortest wavelength in case of Lyman, Balmer and Paschen series. Clear? तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।